शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशां होगी। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। 13 दिसंबर 2001 संसद पर हमला, समय 11:28, स्थान संसद भवन नई दिल्ली और 200 सांसदों की मौजूदगी। अचानक कुछ आतंकी घुसते हैं और तमाम सारी गोलियों की गड़गड़। 30 दिसंबर 1999 की शाम काठमांडू से दिल्ली आ रही IC 814 विमान का अपहरण होता है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा पर 1 अक्टूबर 2001 को हमला होता है, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे जाते हैं। इन तीनों घटनाओं के केंद्र में पाकिस्तान का एक खूंखार आतंकी होता है, जिसका नाम गाजी बाबा। आखिरकार गाजी बाबा का एनकाउंटर हुआ, वो मारा गया और जिन्होंने गाजी बाबा का एनकाउंटर किया, नरेंद्र नाथ धर दुबे, वो हमारे साथ हैं। उनकी जो शौर्य है, उनकी जो गाथा है, पूरे देश ने देखा। लेकिन आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे ऑपरेशन में क्या होगा। और इसका एक सामयिक महत्व भी है। सामयिक महत्व यह है कि इनके जीवन पर, यानी जो कुछ भी ऑपरेशन था, उसको लेकर ग्राउंड जीरो नाम की एक फिल्म बन रही है। इसी 25 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होगी। नरेंद्र नाथ धर दुबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच सर। आपके जीवन पर एक फिल्म बन रही है ग्राउंड जीरो, और मुंबई में ये इसका अभी प्रीमियर भी लॉन्च हुआ है। आप ये बताइए सर हमारे दर्शकों को कि ये गाजी बाबा का जो इनकाउंटर था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बन गया था खास करके इंडिया के लिए। लेकिन इतने बड़े चैलेंज को किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। एक्चुअली अगर आप हमारे देश का आतंकवाद का पूरा एक कैनवास को अगर देखें तो 1989-90 के आसपास से, 1989 से कश्मीर का आतंकवाद एक ग्राउंड पकड़ता है और कश्मीर का आतंकवाद इतने बड़े पैमाने पर आता है और ये बड़ा अचानक सा होता है। यानी देश के अंदर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न को क्रिएट करता है कि जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें विदेशी आतंकवादी भी शामिल थे। तो इस घटना चक्र में जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, या जिनका कह लीजिए कि जो भारतीय ज़मीन पे जो बड़े बड़े हमले हुए, यानी जिसकी हमें चर्चा करनी पड़ती है, जो कि एक बार को सुरक्षा अपैरेटस को हिला देने वाली घटनाएं, वो जो हुई वो 1990 से 2003 के बीच में ही हुई। ये जो 13, 14, 15 साल का पीरियड था, ये बहुत महत्वपूर्ण पीरियड था और उन घटनाओं की आपने चर्चा भी की जी। पार्लियामेंट का इसमें भारतीय संसद पर हमला होना तो 13 दिसंबर 2001 बहुत बड़ी घटना थी। शायद इसको अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी अटैक माना जाता है। तो पहली बार किसी संसद पर अटैक हुआ? बिल्कुल। दुनिया के किसी भी पार्लियामेंट पे इस तरह का अटैक शायद पहली बार था। इतिहास में उसके बाद के पीरियड में भी कुछ कुछ देशों में ये घटनाएं हुई हैं। लेकिन जब इसकी जांच शुरू हुई इस घटना की, तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ उभर के आई कि ये आतंकवादी तो महज सुसाइडर्स थे, आत्मघाती दस्ता था, जिसमें 5 आत्मघाती जो मेंबरान थे वो पाकिस्तान से थे। लेकिन इसको अंजाम देने का जो पूरा आर्किटेक्ट का काम किया था, इसकी पूरी रूपरेखा रचना, आतंकवादियों को तैयार करना, संसद भवन को एक ट्रेनिंग देना, टारगेट के तौर पे चुनना, उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना, गाड़ी प्रोवाइड करना, एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करना, हथियार, गोला बारूद, कम्युनिकेशन सिस्टम, और उनको दिल्ली के अंदर कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप जो देना, वो पूरा का पूरा प्लान गाजी बाबा का था। 9/11 जो अमेरिका के WTO पे अटैक हुआ, अलकायदा का, जिसका मुख्य अभियुक्त था उसामा बिन लादेन और उनके लिए वांटेड था, उसको न्यूट्रलाइज करने में उनको ऑलमोस्ट 6 से 7 साल लगे। लेकिन गाजी बाबा पार्लियामेंट अटैक के बाद ठीक 17 महीने बाद BSF के इस
बड़े ही हिस्टोरिकल ऑपरेशन में मारा गया कश्मीर में। वो कहानी क्या है, मतलब हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे मारा गया, उस दिन हुआ क्या था, कैसे पता आप लोगों को लगा कि यहाँ पर गाजी बाबा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी लगातार तलाश रही थी, तमाम एजेंसियां तलाश रही थी, लेकिन आपको कैसे पता लगा? एक्चुअली बड़ा तिलिस्म था। तिलिस्म मैं इसलिए सिर्फ कहूँगा कि उसकी ना तो कोई फोटो थी, ना उसकी कोई आइडेंटिटी बड़ा क्लियर अवेलेबल थी। उसकी कोई फोटो नहीं थी? कोई फोटो उस समय अवेलेबल नहीं थी। मैं भी उस दौरान जब सन 2000 में कश्मीर में दूसरे फेज में गया, तो आतंकवादियों का जो लेखा जोखा है वो एक प्रिंट फॉर्मेट में पुलिस से मिलता था। जो डेटा उनके पास था वो शेयर करते थे, जो डेटा हमारे पास होता था हम लोग शेयर करते थे। तो उसमें कंप्यूटर स्केच के मदद से होलिया के माध्यम से एक रूप तैयार किया जाता था, क्योंकि तब सोशल मीडिया, कैमरा, मोबाइल का टाइम नहीं था जी। तो किसी के गिरफ्तार किए गए टेररिस्ट के बयान के बेसिस पे जो एक कंप्यूटर स्केच बनाया जाता था, वही स्केच एक गाजी बाबा का बना हुआ था। लेकिन उस स्केच का असल से बहुत अंतर था। एक तो ये चुनौती थी कि उसका किसी ने फेस नहीं देखा था तब तक, जब तक कि 2001 उसने जी न्यूज़ के रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया था जी। और इंटरव्यू मीडिया में भी आया था, वो बाकायदा एयर में टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। उस इंटरव्यू के समय नकाब लगा हुआ उसका एक चेहरा पब्लिक के सामने पहली बार आया था, जिसमें खाली आंखें दिखाई दे रही थी जी। लेकिन कैमरामैन और रिपोर्टर जैसे कि आप बैठे हुए हैं, उन्होंने इंटरव्यू से पहले उसको बेनकाब भी देखा था, तो उनको उसका चेहरा का आइडिया था। तो इस तरह का एक कंप्यूटर स्केच था, लेकिन उसकी फ़ोटो कहीं सर्कुलेट नहीं हुई थी। 2003 में हमारे भारतीय नेतृत्व ने, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने निर्णय लिया कि वो कश्मीर का दौरा करेंगे। और अच्छा, उसी दौरान गाजी बाबा वहाँ पे था, मतलब मुझे लगता है इस डिक्लेरेशन के बाद उसकी थोड़ी ख्वाहिश बढ़ गई थी गाजी बाबा की। उसको लगा कि इतना बड़ा मौका है कि भारत के ही सदर जो प्रधानमंत्री हैं वही श्रीनगर आ रहे हैं, तो ये मौका है अपने आप को मीडिया में दिखाने का। और ठीक उसी समय आतंकवादियों ने लाल चौक में एक ग्रीनवे होटल पर सुसाइड अटैक किया। तो ये जो था, क्या वही ऑपरेट कर रहा था इसको भी? ये अटैक भी गाजी बाबा का ही उसी के प्लानिंग का हिस्सा था। वो इसलिए मैं बताऊंगा कि अगले दिन जो हुआ वो इससे कनेक्टेड था, इस घटना से कनेक्टेड था। अब 28 को जब प्रधानमंत्री महोदय को जाना था, तो उस जाने के दिन भी हमारी जिम्मेदारी थी कि सेफ पैसेज हो और पूरा रूट सेफ हो, कहीं से कोई घटना होनी नहीं चाहिए। तो प्रधानमंत्री महोदय का उस दिन वापस जाना काफिले का, और हम लोग साइमल्टेनियसली एयरपोर्ट एरिया में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे के लौट रहे थे। वे शहीद जो एक रात पहले के ऑपरेशन में शहीद हुए थे, 27 अगस्त की रात को, बीएसएफ के जवान, और वो ऑपरेशन भी टोटल बीएसएफ ने ही किया था। वापस जब अपने हेडक्वार्टर में पहुंचा तो उस समय अचानक एक सूचना आई कि साहब, हमने आज जिस आतंकवादी को सुसाइड अटैक करना था 28 तारीख को, प्रधानमंत्री जी के वापसी के तारीख में उसको जिंदा पकड़ लिया। अच्छा। अब ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। वो इसलिए थी कि वही तारीख था जिस समय प्रधानमंत्री जी शहर छोड़ रहे थे, और वही तारीख था कि जिसमें जैश-ए मोहम्मद के एक जिंदा आतंकवादी को पकड़ लिया जाना एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। बीएसएफ ने पकड़ा था, मेरी ही बटालियन ने पकड़ा था जी। तो ये जब यह एक अचीवमेंट था, तो उस आतंकवादी से मैं मिला। अच्छा। सबसे पहले उसको हेडक्वार्टर लेके आए हम लोग, और वो पकड़ा इससे गया कि वो पूरा कंप्लीटली आर्म्ड, यानी गोला बारूद, सुसाइड जैकेट, कंप्लीट ग्रेनेड्स पाउच, वायरलेस सेट, पिस्टल, राइफल, मैगजीन्स से सुसज्जित होके वो एक टेरर मिशन पे निकला। कैसे ये हो पाया? क्योंकि अगर उसके पास इतने सारे हथियार थे, जैकेट्स थे, उसका मोटो तो क्लियर था, लेकिन वो पकड़ा कैसे गया? पकड़ा ऐसे गया कि ही वॉज ऑन द वे, वो बिल्कुल निकला ही था, ही हैड जस्ट सेट आउट। लेकिन जो हमारी गलियों, कुछ छोटे छोटे एरियाज में पेट्रोल पार्टी थी, उसमें वो एक हमारा चांस इनकाउंटर उसके साथ हो गया। और इससे पहले ये सबको भी नहीं पता था कि ये जो पकड़ते समय नहीं पता था, लेकिन बीएसएफ के लड़कों ने सुनसान गली में, जबकि पूरी तरह से हड़ताल है, एक आदमी इस तरह से अकेला निकल के आ रहा है, तो ये बड़े भारी शक का विषय था। इससे पहले कि वो कोई एक्टिविटी करे, इन्होंने उसे फिजिकली धर दबोचा। तो डॉट को कनेक्ट करते 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 फाइनली हमने कन्फ्रंट किया कि तुम अंसार भाई हो
तुम गाजी बाबा के डिप्टी चीफ हो। जी। ये इंट्रोगेट करने में हमने, मतलब आपको ये पता लग गया कि अंसार ये है। अंसार भाई है। और इसके बाद उसने कहा कि हाँ यही मेरी आइडेंटिटी है। तो फिर बोला कि आप इतने सवाल क्यों कर रहे हो, कल सवेरे आप वायरलेस सेट पे हम बात करेंगे और मैं उसको बुलाऊंगा एक दिए हुए जगह पे, आप लोग ऑपरेट करो वहाँ। हमने कहा तुम्हारे इस मशवरे पे हम कोशिश करेंगे, सोचेंगे। अच्छा, आपने कहा हम सोचेंगे। हमने कहा हम सोचेंगे, हम इस पे प्लान करेंगे। मेरी एक पड़ोसी बटालियन थी बीएसएफ की 193, उसको भी हमने शामिल किया और एरिया का घेरा डाला। उसने बोला कि मेरे साथ एक पाकिस्तानी है, अगर वो अड्डे में मौजूद होगा तो इनकाउंटर के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जी। तो हमने कहा उसके लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। तुमको तो हमने कैसे पकड़ा, तुमको भी पता है। क्या क्या मिला लगभग? AK-47 राइफल्स मिली, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड्स के पूरे कई कैनेस्टर ग्रेनेड्स मिले। तो वो जब पूरा सामान हमने रिकवर किया और लेके चलने तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर गाजी बाबा मिलता है तो कितना बड़ा क्योंकि ये ऑपरेशन था। डाउनटाउन में श्रीनगर में जितने जवानों की साइलेंसर पिस्टल से किलिंग करते थे, वो सारा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था इसी हाइड आउट से जाता था, क्योंकि ये उनकी आर्मरी थी, एक तरह से असलहा शस्त्रागार था जैश ए मोहम्मद का, जहाँ से पूरे डाउनटाउन और कश्मीर में सप्लाई होता था। वो तो हमने पूरा रिकवर कर लिया और रिकवर करने के बाद जब चले तो हमने मकान मालिक को भी साथ पिक कर लिया और उसका इंट्रोगेशन किया। पहला आतंकी तो ठीक था, उसने बताया कि यहाँ पर रहता है। फिर वो आप लोग गए उस लोकेशन पे? नहीं, और बरामद हुआ सारी चीजें। उसके बाद गाजी बाबा तक कैसे पहुंचे आप लोग? 29/30 की रात में 3:30 हमने प्लान किया कि उस ऑपरेशन को करेंगे। लेकिन रात को ही हम लोग वो घर देख के आ गए थे, एक सिविल गाड़ी के अंदर खुफिया तरीके से देख के आ गए थे कि ये मकान है जिसको सुबह हमें घेरना है। 3:30 हमने ट्रूप्स को तैयार किया, उनको थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में मेंटली प्रिपेयर्ड किया कि इस ऑपरेशन एक डेडली ऑपरेशन भी हो सकता है, इसमें आप इनकाउंटर के लिए हर आदमी तैयार है। कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसी पर फिल्म भी बन रही है। 4 पौने 4 बजे, 3:30 पौने 4 के करीब हम लोग उस मकान में घुस गए। सुबह के बाद? सुबह के वक्त घुसते ही हमने ग्राउंड फ्लोर सर्च किया, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया। सर्च करने के जो तरीके हैं वो ऑलरेडी लेट डाउन प्रोसीजर होता है फोर्सेस का, कि घर को पूरा आप पहले कार्डन करिए जिससे कोई स्केप ना हो, कोई अंदर टेररिस्ट तो भाग ना जाए, कोई बाहर से अंदर ना आए। तो कमरे के अंदर कोई ट्रेस नहीं लग रहा था कि कोई ह्यूमन बीइंग रहता है। अच्छा। लगता था कि हाँ रूम है, कोई यूज़ करता होगा, लेकिन कोई छूटी हुई चीज़ या कोई भागता है तो कोई चीज़ पीछे छोड़ जाता है। शाल है, कांगड़ी है, फिरन है, कंबल है, चप्पल है, गमछा है, तकिया है, ऐसा कुछ नहीं था। तो थोड़ा उस कमरे को देख के एक सस्पेंस टाइप भी हुआ। था तो कोई नहीं, लेकिन फिर ये है क्यों? और ये सब बिल्कुल ओपनली उस रूम के अंदर हो रहा था। लेकिन कारपेंटर हमारे पास था जिसने डिज़ाइन किया था, तो उसने इमीडिएट जब उसको हमने थोड़ा सा प्रेस किया, शुरू में नहीं बताया, अगर सीढ़ी से चढ़ते समय नीचे बता देता तो थोड़ा सा हमारी स्ट्रेटजी चेंज हो सकती थी। लेकिन हम ऑलरेडी ग्राउंड जीरो पे खड़े थे, जो एक्चुअल जहाँ हुआ हम लोग वहाँ खड़े थे। हाँ, वही ग्राउंड जीरो है, यानी जहाँ जो हुआ वही ग्राउंड जीरो है, जीरोड है वो जगह। अब उसके दाएं बाएं कुछ नहीं है, वहीं है। फिर उसने शीशे पे इशारा किया, इशारा करना और हमारा शीशे को तोड़ना, वो दोनों एक। अच्छा, शीशे पे इशारा किया कि इसके पीछे कुछ है। तो ग्लास पे लात मार के तोड़ना और हमारा स्वागत ग्रेनेड से हुआ, इसका होना और हमारा फायर किया जाना। फायर के प्रोसेस में एक आदमी तो हाइड आउट के बाहर आधी बॉडी लटकी, एक आदमी को लग गया कि मर चुका है। लेकिन उसके फायरिंग से हमारे जवान बलबीर सिंह को गोली लगी और वो शहीद हो गया, यानी वो गिर गया, फिर वो उठ नहीं पाया। एक कैजुअलिटी हमारी भी हो गई। लेकिन ग्रेनेड के स्प्लिंटर से हमारे करीब 4 या 5 लोगों को इंजरी हुई, तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। और एक जवान के हाथ में गोली लगी और इस प्रोसेस में मेरे पूरे दाहिने हाथ में गोलियों का बस्ट लगा। ये कंप्लीट, ये बिल्कुल सेंसलेस हो गया, इसके अंदर कोई सेंसेशन नहीं था। मैगजीन हाफ लग गई गोली। और एक आदमी मरा पड़ा हुआ, एक आदमी टेरेस से जंप करने की कोशिश की तो फर्स्ट फ्लोर पे मारा गया, दूसरा टेररिस्ट, और 2 ही थे। लेकिन ये 2 थे, ये उस समय तो हमें नहीं पता था। उस समय पता था ये कितने भी हो सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली है कौन, ये भी हमें नहीं पता। जो मरा पड़ा है वो एग्जैक्टली है कौन, हमें नहीं पता। जो पता है वो ये है कि हमारे पर फायर आया और रियल एनकाउंटर हो रहा है।
यही रियल इनकाउंटर है। इनकाउंटर मतलब मुठभेड़, आप गए और आप दोनों के बीच हो गया। फिर मैंने सीढ़ियों की मदद ली, मैं अपने को संभाला, नीचे आया और आगे जाके हमें सिर्फ एक इसी गोली का ज्ञान था जो मेरे दाहिने हाथ में थी, बाकी इंजरी का मुझे कुछ पता लगा नहीं। डॉक्टर ने बॉडी जब एग्जामिन करी तो उनको पता लगा नहीं, पेट में भी गोली है। अच्छा, आपके पेट में भी गोली लगी थी? मेरे पेट में लगी, वो भी अंदर है जी। और वो अभी भी शरीर के अंदर है, आप ये कह रहे हैं? यूरिन ब्लैडर के ऊपर पड़ी हुई है और उसने स्पाइनल कार्ड को ब्रूज कर दिया, जिससे मेरी फेमरल नर्व डैमेज हो गई दाहिने पैर की। तो वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी, पेन और वीकनेस है पैर में। ये राइट लेग मेरा पूरा फंक्शनल नहीं है जी। हाथ तो पूरा बस्ट हो गया था, लटक गया था। और जो पेट की गोली थी वो पता नहीं लगी क्योंकि गोली अंदर ही रह गई। तो डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद उन्होंने उस पर मैं आऊँगा, बस मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब जब इनकाउंटर हो गया तो जो बीएसएफ की ड्रिल है, उन्होंने फिर मकान में घुस के उन्होंने जब फिर तलाशी ली, सर्च लिया, तो एक तो जवान हमारा बलवीर सिंह जो शहीद हुआ, जो अंदर ही उसकी डेड बॉडी थी। जो लटका हुआ था वो गाजी बाबा था, जो कि हाइट के मुंह पे मारा था। उसके पता लगने के 3-4 जो क्लू थे जिसके ज़रिए इस्टेब्लिश हुआ कि गाजी बाबा है। तो उसके मारे जाने के बाद ये ऑटोमेटिक आ गया कन्वर्सेशन में कि ये वहाँ था, लेकिन मामला इतना बड़ा था कि आप डिक्लेरेशन कर नहीं सकते थे। उसके बाद जो पाकिस्तानी हमारे पास अलाइव था, डिप्टी चीफ उसका, उससे उसकी बॉडी शनाख्त कराई गई। उसने बोला ये मतलब ही इस गाजी, बड़े गुस्से में तहश में बोला अच्छा आपने मास्टर जी को मार दिया, क्योंकि वो मास्टर जी कहता था उसको। सर, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, देश ने यानी देश की जनता ने तो मतलब सर आंखों पर बिठाया, मगर सरकार से जो सिस्टम में लोग थे उनसे कैसी प्रतिक्रिया आपको मिली, ये ज़रूर हम जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे सरकार और सिस्टम से बहुत सपोर्ट मिला। मैं उन दिनों में जब भर्ती था तो सबसे पहले मुझसे मिलने श्री बैकुंठ लाल शर्मा जी, जो कभी सांसद हुआ करते थे दिल्ली से। बैकुंठ लाल शर्मा जी उर्फ प्रेम उनका नाम था। मैं उन्हें कभी नहीं जानता था। और डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, ये दोनों मुझसे स्पाइनल इंजरी सेंटर में मिलने आए। मैं नाम से थोड़ा वाकिफ़ था लेकिन कभी देखा नहीं था जी। तो बड़ा टचिंग लगा कि ये हमसे मिलने आए हैं। उनका कोई परिचय मुझसे नहीं था। उसके बाद डॉक्टर्स ने, गृह मंत्रालय ने, कोई भी ऐसा स्टेज नहीं था जहां उसने हमें छोड़ा हो। और ये बड़ा चोट बहुत ज़्यादा थी। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो बेस्ट कर सकते थे किया, उसका मुझको फ़ायदा भी मिला। और जो इसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, तो एक सिंगल ऑपरेशन में 12 गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें 2 डिफेंस मेडल, जनरली रक्षा वीरता पदक रक्षा सेनाओं के अतिरिक्त लोगों को नहीं मिलता है, कम मिलता है, बड़े ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस में मिलता है। तो इसमें शौर्य चक्र शहीद बलवीर सिंह को और कीर्ति चक्र मुझे दिया गया, जो कि सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है पीस टाइम का। और अन्य 10 अधिकारियों और जो हमारे साथी थे उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। तो किसी एक ऑपरेशन में 12 गैलेंट्री अवार्ड सुनने को नहीं मिलता। इस ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से आपको गोली लगी, आपके पेट में गोली लगी और आपका हाथ भी झूल गया, जो दिखाई भी दे रहा है किस तरीके से आज भी उसके चिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये गोली तो आपके अंदर ही है। ये बताइए, इस मेडिकल कंडीशन में जहां पर आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां पैदा हो गई, आप कैसे जी रहे हैं इसको? देखिए, ये वो फेज़ तो बड़ा दुख वाला रहा है। मतलब दुख वाला ये रहा है कि उसमें मेडिकल सपोर्ट हमको खूब मिला, मेडिकल फिजिकल अटेंडेंट्स मिले, जहाँ जो ज़रूरत थी वो चीज़ें मिली। लेकिन मैं बहुत ख़राब दिन देखा जी। सबसे बड़ी बात थी कि दाहिना हाथ तो शैटर्ड था ही, जो कि रिकंस्ट्रक्ट होते होते इसको सालों लगे। जी। बाएं पैर के बोन निकाले गए, ग्राफ्ट किया गया, इसको एम्पूट होने से बचाया गया, और इसकी जो डिसेबिलिटी है वो अपने जगह परमानेंट है। इसको मैं लिमिटेड इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक सैनिक के लिए और खासकर आपके लिए सवाल बहुत मेरा वाजिब रहेगा, ये जो मेंटल लेवल है एक ऑपरेशन के लिए, मुठभेड़ के लिए, ये बहुत बहुत कठिन है। ये मेंटल लेवल आपके अंदर कहाँ से आया कि आपको पता था इतना बड़ा ऑपरेशन है और गाजी बाबा इसमें हो सकता है, इसके बाद भी अपनी जान हथेली पर लेकर आप लोग जाते हैं?
ये मेंटल लेवल इतनी सशक्तिकरण कहाँ से आती है, कितना ये कैसे आता है ये सब? देश के प्रति या यूनिफॉर्म के प्रति प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे दादाजी थे, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में सैनिक थे और मांडले जेल म्यांमार में बंद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के पार्ट थे और नेताजी की मृत्यु के बाद जब इंडियन नेशनल आर्मी ने एक स्टेज पर सरेंडर किया तो उनको कैदी बना करके म्यांमार जेल में रखा गया था। बाद में वो 1946 में छूट के घर पर आए और उन्होंने अपनी माताजी को जय हिंद करके प्रणाम किया, इसीलिए उनका लोकल नाम मेरे दादाजी के जय हिंद था। और अगली बात कि सीमा सुरक्षा बल को मैंने एक अपना लाइफ बनाया। तो बीएसएफ बड़ी ही बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है जिसने राष्ट्रीय चुनौती और कर्तव्यों पर हमेशा प्रूव किया है। आप इसके रेजिंग से लेके और 2025 तक की हिस्ट्री देख लीजिए। 25 अप्रैल को फिल्म आपकी रिलीज हो रही है और मुझे उम्मीद है कि पूरा देश इसको सराहेगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे आपके जीवन पर एक ऐसी फिल्म बनी, इस पूरे ऑपरेशन पर बनी है, खास करके गाजी बाबा का जिस तरीके से आपने एनकाउंटर किया, तो पूरी कहानी आपको दिखेगी दर्शकों को। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, बार बार आखिरी हो जा रहा है क्योंकि मेरे पास सवालों की बहुत सारी फहरिस्त है लेकिन समय का अभाव है, कि नरेंद्र नाथ धर दुबे अब रिटायर हो चुके हैं, तमाम सारे पद दिखे, समय कैसे कट रहा है, क्या कर रहे हैं आप? मैं इसका उत्तर देने के साथ आपके पिछले प्रश्न को भी थोड़ा जोड़ दूं। ये ऑपरेशन बेसिकली सीमा सुरक्षा बल के एक ऑपरेशनल फेज को दर्शाता है और कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट पे 15 साल की उनकी शहादत और उनके सफलता के परचम के लिए एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूट है। मुझे तो एक चरित्र के माध्यम से चुना गया है। फिल्म बनाने वालों को भी धन्यवाद, भारत सरकार को धन्यवाद। जो तो कौन कौन है इस फिल्म में? हाँ, इस फिल्म में इमरान हाशमी ने रोल किया है, जिन्होंने मेरा रोल किया है, और इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे सिग्निफिकेंट किरदार हैं इसमें। वो ईश्वर की कृपा से नौकरी में बहुत व्यस्त था बट संजोग से भी अति व्यस्त हूँ और उसका सिर्फ कारण ये है कि मैंने अपनी एनर्जी को सोशली कनेक्ट होने में ज़्यादा यूज किया हूँ, जिसमें एकेडमीज़ में जुड़ना, इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर लेना, मेरे जो टेस्ट और फ्लेवर के सब्जेक्ट्स हैं थीमेटिक, उस पर बातचीत करना, भाषण देना, सरकारी इंस्टीट्यूशन, गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन, ये मैं कंट्रीब्यूट आजकल ज़्यादा कर रहा हूँ। उसकी प्रिपरेशन करता हूँ, जाता हूँ लोगों के पास और जो मुझे अपॉर्चुनिटी। मतलब आप रिटायर नहीं हुए हैं कुल मिला के? मैं रिटायर तो हो गया हूँ, टायर्ड नहीं हूँ अभी थकावट नहीं है अभी। थकावट नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस तरीके के जो शारीरिक अगर आप देखें तो गोलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और शारीरिक क्षमता पर भी असर पड़ा है, लेकिन सोच बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है और वो बातचीत में भी दिखता है। 25 अप्रैल को फिल्म आ रही है और देश भर से तमाम सारे दर्शक इसको देखेंगे, लेकिन ये कहानी सिर्फ नरेंद्र नाथ धर दुबे की नहीं है क्योंकि इन्होंने बताया कि बीएसएफ की वो टीम जो आज भी लोग लड़ रहे हैं, जो वहाँ पर लड़ रहे हैं आतंकियों से अपने जान की बाजी लगा करके, उनको और जिन्होंने अपनी जान दे दी, उन सब के लिए एक श्रद्धांजलि देने का एक बहुत अच्छा अवसर है, उनको सल्यूट करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो आप सर, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।